बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन फंगल इन्फेक्शन के हवाले से। स्किन के ऊपर जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो बॉडी के किसी भी हिस्से में इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपके जेनेटिलिया को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी किस्में होती है, जिसमें से इसको जॉक इच भी कहा जाता है, इसको जिम इच भी कहा जाता है, इसको रिंग मॉम ऑफ द ग्रोइन या रिंग मॉम ऑफ द जेनेटिलिया भी कहा जाता है। ये सारे जो है वो एक ही चीज़ के नाम है, जिसको हम जॉकिच या टीनिया क्रूरिस के नाम से जानते हैं, जो कि कॉमनली यूज होते हैं। अब ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो कौन सी ऐसी फंजाई है जो कि इस इन्फेक्शन को काज करती है, जो कि इस इन्फेक्शन को डेवलप करती है किसी के भी जिस्म के अंदर। उस फंगस का नाम है डर्मेटोफाइट्स। अब ये जो डर्मेटोफाइट्स है, ये कोई एक फंगस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फंजाई है, ग्रुप ऑफ फंगस है, जो कि आपके स्किन के ऊपर बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। सिर्फ जॉकिच या टीनिया क्रूरिस की नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन जो आपके जिस्म में डेवलप हो रहे होते हैं, उनके पीछे भी यही डर्मेटोफाइट्स वजह बनते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जो फंगस है, ये स्किन फोल्डेड एरियाज जो होती है उनको जो है वो बड़े पसंद करते हैं। यानी जो स्किन फोल्ड होते हैं, जैसे कि आर्मपिट हो गया, जैसे कि ग्रोइन रीजन हो गया, जैसे कि स्क्रोटम और थाई के बीच में जो एरियाज होती है, ये उन जगहों पे जो है वो अपना डेरे जमाते हैं और वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज कर देते हैं। तो ये स्पेशली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग वाले जो लोग होते हैं, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। इसी तरह जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये कॉमनली देखा गया है। और साथ ही जो ओबीज लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनमें भी ये इन्फेक्शन बहुत बार देखा गया और बहुत कॉमनली डेवलप होते हैं। याद रखें, ये जो फंगस है, ये जो फंजाई का जो एक ग्रुप है जिसको डर्मेटोफाइट्स कहा जाता है, ये मॉइस्चराइज लवर है। जहाँ पे भी आपकी स्किन की कोई भी एरिया जो मॉइस्ट होगी, वहाँ पे ये जो फंजाई है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके टीनिया क्रूरस को डेवलप कर रहे होते हैं। एक आसान सी मिसाल इसकी ये है कि जब कोई बाथ लेता है, बाथ लेने के बाद अगर सही तरह से टॉवल का इस्तेमाल नहीं करता, तो जो स्किन फोल्डेड एरियाज होती है वो एरियाज मॉइस्ट रह जाती है, वो गीली रह जाती है, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन इजीली उस जगह को अफेक्ट करके वहाँ पे डेवलप हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी कोई बाथ ले तो उसके बाद अपनी स्किन को अच्छी तरह क्लीन करे, कोई भी एरिया गीली ना रखे, क्योंकि जब भी कोई भी एरिया गीली रहेगी, वहाँ पे फंजाई आएगा और वहाँ पे आके फंगस अपना जो है वो इक़्तिदार दिखाएगा और इन्फेक्शन डेवलप कर देगा। लाजमी नहीं है कि जो गीली एरिया है वहाँ पे सिर्फ टीनिया क्रूरस ही डेवलप हो सकता है। याद रखिए, जितने भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जितने भी फंजाइज होती है, वो सब के सब मॉइस्ट एरियाज़ को जो है वो बड़े पसंद करते हैं। तो स्किन की कोई भी एरिया गीली रहती है तो वहाँ पे जाके वो फंगस जो है उसको अफेक्ट करके वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप करता है। इसलिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी किसी को रिंग वर्म डेवलप होता है, जो कि बड़ी कॉमन कंडीशन है, जिसको दाद की बीमारी के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर्स हमेशा, एक डर्माटोलॉजिस्ट हमेशा ये एडवाइस कर रहा होता है कि आपने अपनी स्किन को गीली नहीं रखनी, आपने अपने स्किन को जितना ज़्यादा हो सके उतना ड्राई रखना है। तो ये बड़े ज़रूरी पॉइंट्स थे जो कि आपने भी समझना ज़रूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि ऐसी जो कंडीशन है, जो टीनिया क्रूरस है, उसका इलाज कैसे किया जाता है। इलाज से पहले यह भी समझना ज़रूरी है कि जब भी किसी को टीनिया क्रूरस होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये टीनिया क्रूरस ही है या कोई और स्किन फंगल इन्फेक्शन है। तो वो डॉक्टर जो है एग्जामिनेशन से इजीली डायग्नोज कर सकता है। अगर एग्जामिनेशन से भी फ़र्क ना पता चले तो फिर टिश्यू स्क्रैपिंग की जा सकती है, बायोप्सी की जा सकती है, वो बाद की बात है। अमूमन हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से डायग्नोज हो जाती है ये बीमारी। क्या इलाज है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है तो इसमें आप एंटी फंगल से ही ट्रीट कर रहे होते हो। शुरू आप इसकी जो है वो टॉपिकल एंटी फंगल से कर रहे होते हैं, यानी एंटी फंगल क्रीमें आप दे रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन जो होता है वो सीवियर हो जाता है, फिर वहाँ पे जो टॉपिकल एंटी फंगल्स है, जो एंटी फंगल की क्रीमें हैं, वो काम नहीं कर पाती है, फिर आपको पेशेंट्स के लिए ओरल पे जो है वो पेशेंट्स को डालने पड़ते हैं। तो कौन से एंटी फंगल्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारी एंटी फंगल्स है, लेकिन यहाँ पे मैं सबके नाम लूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब के सब इस्तेमाल करने हैं। आप इसमें क्लोट्रामाज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लूकोनाज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्रोकोनाज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्बिनाफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये मैं सारी की सारी बता रहा हूँ एंटी फंगल क्रीमों के हवाले से। आप इनमें से कोई भी एंटी फंगल क्रीम जो है वो मेडिकल स्टोर से ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन सीवियर है और टॉपिकल एंटी फंगल काम नहीं कर रही है तो फिर आप जो है वो टैबलेट्स की तरफ जाते हैं, जिसमें यही इट्रोकोनाजोल फ्लूकोनाजोल की टैबलेट्स मिलती है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होती है वो अमूमन डॉक्टर्स जो भी डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये डर्माटोलॉजिस्ट अमूमन डील कर रहे होते हैं, जिसको स्किन स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो तकरीबन 2 हफ्तों के लिए आपको फॉलो अप पे डाला जाता है, 2 हफ्तों के आपके ट्रायल दिया जाता है कि 2 हफ्तों के लिए आपने मेडिकेशन इस्तेमाल करनी है। याद रखें कि जितनी भी फंगल इन्फेक्शन है उनका रिकरेंस रेट मैं बारहा बता चुका हूं, पहले भी अपने जितने भी मैंने फंगल इन्फेक्शन पे बात की है उन सब में मैं बता चुका हूं कि इनकी जो रिकरेंस रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अमूमन हम एक गलती क्या कर रहे होते हैं कि जब भी कोई इन्फेक्शन डेवलप होता है, अगर टीने क्लोरस मसलन डेवलप हुआ है तो 2 हफ्तों तक उसकी जो क्रीमें वगैरह है वो इस्तेमाल करने के बाद हम दवाई छोड़ देते हैं और फिर हफ्ता 10 दिन बाद दोबारा वो इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। उसकी वजह यह है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं इनके रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा डॉक्टर आपको 2 हफ्तों तक ये जो है वो ट्रायल पे डाल देता है मेडिकेशन, स्पेशली जो है वो टॉपिकल एंटी फंगल्स पे डाल देता है, क्रीमों के ऊपर डाल देता है और फिर आपको बुलाता है, अगर ठीक हो गए हैं तो तब भी वो आपको ओरल या फिर टॉपिकल एंटी फंगल मजीद तकरीबन 1 महीने तक कंटिन्यू रखने का कहता है। उसकी वजह यही है ताकि इसके रिकरेंस से भी आप बच सके। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि जब भी किसी को ये इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करने के बाद दवाई आपने छोड़नी नहीं है। ये बड़ी ज़रूरी बात है। अब अगर इस तरह की इन्फेक्शन अगर किसी को डेवलप हो गया है या कोई बचना चाहते हैं तो क्या प्रिवेंशन है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या-क्या है इसमें? तो याद रखिए जी, सबसे पहले आपने एक वही बात है जो मैंने शुरू में की है कि आपने मॉइस्चराइज़ नहीं रखना, अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं रखना, अपने स्किन को गीला नहीं रखना। नंबर 1 चीज़ ये है। दूसरी ये है कि अमूमन ये टाइट क्लॉथ्स की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, तो उस वजह से भी ये इन्फेक्शन डेवलप होता है। तो आपने जो टाइट कपड़े हैं उनसे भी अवॉइड करना है। और साथ ही रिकरेंस से बचने के लिए यही है कि एंटी फंगल्स जो है वो आपने एक डर्माटोलॉजिस्ट जितना अरसे के लिए आपको कह रहा है उतना ही आपने इस्तेमाल करना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था कि टीनिया क्रूरस क्या होता है, इसको और क्या क्या नाम से इसको जाना जाता है, उसका इलाज कैसे किया जाता है, वजूहात क्या बनते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। थैंक यू।